मेरी शादी की रात थी और मैं बेहद घबराई हुई थी। आरिस के बारे में मेरी नंदे मुझे पहले ही बता चुकी थी कि वो बेहद रोमांटिक किस्म का नौजवान है और मेरी तस्वीर देखकर मेरा दीवाना हो गया है। मैं उन लड़कियों में से ना थी जो रोमांस को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, बल्कि मुझे तो एक नॉर्मल लाइफ पसंद थी। शौहर का हर वक्त बीवी की तारीफ़ें करके आगे पीछे घूमते रहना मुझे छिचोरापन सा लगता था, और आरिस बिल्कुल वैसा ही था। शादी की रात उसने मेरी तारीफ के लिए सीधे सीधे लफ्ज़ों के बजाय एक गज़ल मुझे सुनाई थी। मुझे आज तक कभी शायरी समझ ही नहीं आई थी, इसलिए उसकी रोमांटिक शायरी भी मेरे सर के ऊपर से गुजरी थी। मुझसे कहने लगा, कैसी लगी गज़ल? मैंने कहा, जी अच्छी है। बहरहाल 1 साल बाद ही कुछ समझ में आती है कि औरत का शौहर उसके लिए कितनी मोहब्बत रखता है। आरिस आम मर्दों से अलग था। मर्दों की तरह मुझे ये नहीं कहा था कि मेरी माँ के आगे ज़ुबान मत चलाना, उनके हुक्म के आगे सर झुकाए रखना, मेरी बहनों की खिदमत करना, या जब वो ससुराल से यहाँ आए तो उन्हें शिकायत का मौका ना देना। ये सब नहीं कहा था उसने। उसने तो बस अपनी और मेरी बात ही की थी। शादी के शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे। आरिस का इरादा था कि हम हनीमून के लिए ऊटी जाएंगे और उसके बाद कश्मीर, शिमला, सब जगह जाएंगे। लाइफ को बहुत एंजॉय करेंगे। शौक तो मुझे भी बहुत था घूमने फिरने का, लेकिन शादी के फौरन बाद ही मेरे ससुर की तबीयत कुछ इस तरह ख़राब रहने लगी कि उन्होंने हमें जाने से मना कर दिया। कहने लगे, अगले महीने चले जाना। एक तो शादी पर खर्चा भी बहुत हो चुका है, अब मेरी बीमारी पर भी आजकल हॉस्पिटल पर पैसे लग रहे हैं। उसूलन तो ये बात पर मेरा मूड बहुत ख़राब होना चाहिए था, लेकिन मैं बिल्कुल नॉर्मल थी। अलबत्ता आरिस का मूड बेहद ख़राब था। कहने लगा, ये भी कोई बात होती है? सब लोग शादी के फौरन बाद हनीमून पर जाते हैं, 1 महीने बाद कौन जाता है? मैंने कहा, आरिस कोई बात नहीं, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, हम इस महीने के बाद चले जाएंगे। मेरे प्यार से समझाने पर उसे बस एक ही काम आता था, मुझसे मोहब्बत भरी बातें करना। खैर मुझे भी ये सब अच्छा लगता था, लेकिन 1 महीने बाद जब मेरे ससुर की तबीयत कुछ बेहतर हुई तो हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम बना। लेकिन अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। मेरी तो उल्टियाँ ही रुकने का नाम नहीं ले रही थी। जो भी खाती थी फ़ौरन से निकल जाता था। मेरी ऐसी हालत पर सबसे ज़्यादा इरिटेशन मेरे शौहर को महसूस होती थी। मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले गई, और जो खबर डॉक्टर ने सुनाई वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का सबब थी, क्योंकि मैं 1 महीने बाद ही उम्मीद से हो गई थी। लेकिन डॉक्टर ने मुझे सफ़र से मना कर दिया था। कहने लगी, तुम्हारे लिए कश्मीर और मनाली जैसी जगहों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। पहली पहली प्रेगनेंसी है, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर एक बार मसला हो गया तो फिर हर बार मुश्किल हो जाएगी। मैं तो इन चीज़ों से वैसे ही बहुत घबराती थी, इसलिए मैंने कहा कि मुझे कहीं नहीं जाना। मेरी सास को भी यही बेहतर लगा, लेकिन जब ये खबर आरिस को मालूम हुई तो उसने तो शोर मचा के रख दिया। कहने लगा, इतनी जल्दी ये कैसे हो सकता है? तो आरिस की ये बात सुनकर मेरे सीने में सांस जैसे थम सी गई हो। उसे क्या लग रहा था, मैं बुरी हूँ, बद किरदार हूँ? लेकिन उसके अगले जुमले ने मेरी इस बात की तरदीद कर दी। कहने लगा, और लोग होते हैं जो 6 महीने वो अपनी शादीशुदा लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं, और एक हम हैं कि इतनी जल्दी। क्या चंद महीने बाद ये सब नहीं हो सकता था? मैंने कहा, आरिस इसमें मेरा क्या इख्तियार है? कहने लगा, देखो इस चीज़ को इतना ज़्यादा इशू मत बनाओ, हम एबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चा चंद महीने बाद पैदा हो जाएगा। मैंने कहा, मैं किसी कीमत पर अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। तो फिर वो कहने लगा कि प्रेगनेंसी में भी तो औरतें सब कुछ करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, एंजॉय करती हैं। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मनाली के रास्ते देखे हैं, सारे रास्ते पहाड़ी किस्म के हैं, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो फिर हम फिर चले जाएंगे। लेकिन आरिस का मूड इस बात पर बहुत ख़राब था। अगली सुबह मेरे सास ससुर ने भी हमें जाने से मना कर दिया कि ऐसी हालत में सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं उनकी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी।
اس لیے میں نے کوئی بھی ناراضگی نہیں دکھائی، کیونکہ وہ جو کہہ رہے تھے میرے حق میں بہتر کہہ رہے تھے۔ البتہ عارض کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ اکثر میرا کھٹی چیزیں کھانے کا جی چاہتا، میں اس سے منگواتی تو کہتا مجھے یہ چونچلے بازی پسند نہیں ہے۔ ایک تو تم نے میرا سارا پلان چوپٹ کر دیا، اور اب تمہیں ان گرمیوں کے موسم میں کینو کھانے کا جی چاہ رہا ہے۔ کہاں سے لاؤں میں یہ سب کچھ؟ لیکن بات میرے بس میں نہ تھی، کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ جس چیز کا میرا جی چاہتا تھا وہ مجھے عارض لا کر ہی نہیں دیتا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے اپنے لیے گول گپے منگوائے، لیکن وہ نہیں لے کر آیا۔ میرا دل اتنا برا ہوا کہ میں رونے لگ گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا دل کیوں اتنی شدت سے گول گپے کھانے کو کر رہا ہے۔ شاید یہ وقت سب پر آتا ہے کہ عورت اپنے اختیار میں نہیں ہوتی۔ میں اتنا روئی کہ پوری رات میری رو رو کر گزری تھی۔ اگلے روز میری سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر میرے سسر اور ساس نے پوچھا۔ مجبوراً میں نے اپنی ساس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگی، یہ کیا بات ہوئی؟ کیوں نہیں اس نے تمہاری خواہش کی چیز لا کر دی؟ ایسی حالت میں تو عورت کو خوش رکھنا چاہیے۔ اگلے دن میری ساس نے مجھے پیٹ بھر کے گول گپے کھلائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کے وقت میرا جی مچلانے لگتا۔ عارض جیسے ہی میرے قریب آتا مجھے ابکائیاں سی آنے لگتی۔ ایسے موقع پر عارض کو میری حالت سمجھنی چاہیے تھی، وہ اس بات پر بھی چڑھنے لگتا۔ میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر فوراً واش روم میں بھاگتی۔ مجھے الٹی ہوتی تو سب سے زیادہ بیزار شکل واش روم سے باہر آ کر مجھے عارض کی دیکھنی پڑتی۔ میں بالکل بے حال ہو کر بیڈ پر بیٹھ جاتی۔ پلیز مجھے ایک گلاس پانی پلا دو۔ بجائے میرا احساس کرنے کے وہ کہتا، میرا دماغ خراب مت کرو، سارے موڈ کا تم نے ستیہ ناش کر دیا ہے۔ جب دیکھو تمہیں بس ایک ہی کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنا لحاف اٹھا کر سو گیا۔ میں بری طرح ہانف رہی تھی۔ ایک تو شادی کے فوراً بعد گھر کی ذمہ داری، اور پھر اتنی جلدی پریگننسی۔ میری زندگی بھی تو ایک دم بدل چکی تھی نا۔ ایک مہینے میں کیا سے کیا ہو گئی تھی، یہ سب کچھ میرے لیے بھی پہلی بار تھا۔ میں نے اپنے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے، بڑی مشکل سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی، فریج میں سے ٹھنڈا پانی نکالا، گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ جیسے ہی 4 مہینے ہوئے میرا وجود کچھ ظاہر ہونے لگا۔ جب بھی میں عارض کو بولتی کہ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، مجھے چیک اپ کروانا ہے، تو وہ مجھ سے چڑھنے لگتا، کہنے لگتا اس حالت میں زہر لگ رہی ہو تم مجھے، ایسے میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا تو لوگ مجھے نہ جانے کن کن نظروں سے دیکھیں گے، ایسا کرو امی کے ساتھ چلی جاؤ۔ اپنے پرس میں سے چند ہزار روپے نکال کر وہ میرے ہاتھ میں رکھ دیتا۔ میں اسے منانے کی بہت کوشش کرتی کہ اس میں میرا کیا قصور ہے، تم میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں کر رہے ہو؟ خیر اب یوں ہی وقت گزرنے لگا۔ 9 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے، کیونکہ ان 9 مہینے میں ایک بھی دن ایسا نہ تھا جس دن مجھے الٹی نہ ہوئی ہو۔ لیکن میرے صبر کا پھل میرے رب نے مجھے بہت خوبصورت دیا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ اس دن تو عارض کے چہرے کی مسکراہٹ ہی نہیں ختم ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کو باہوں میں بھرا تھا، پیار کیا تھا۔ ظاہر ہے اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ سب لوگ بہت خوش تھے، میری نندے، ساس سسر، اور خاص طور پر عارض۔ میرا بیٹا سی سیکشن سے ہوا تھا، اس لیے مجھے چلنے پھرنے میں بے حد تکلیف ہوتی تھی۔ پورا دن تو میری ساس اور نندے اور گھر کی ملازمہ میرا خیال رکھ لیتی تھی، لیکن اگر رات کو مجھے واش روم جانا پڑتا تو عارض میرا ہاتھ تک نہیں پکڑتا تھا، کہتا تھا پلیز میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بڑی مشکل سے بیٹھتی تھی، اٹھتی تھی، دیوار پکڑ پکڑ کے سہارا لے کے واش روم جاتی تھی۔ پھر یہ بھی دھیان رکھنا پڑتا تھا کہ کہیں گر گئی تو مصیبت آ جائے گی۔ ابھی بھی میں بہت مشکل سے تکلیف کو سہتے ہوئے واش روم سے باہر آ کر بیڈ پر بیٹھی تھی، بری طرح سے پسینے سے سرابور ہو چکی تھی، بری طرح سے ہانف رہی تھی کہ میرا بیٹا ارحم رونے لگا۔ شاید اسے بھوک لگی تھی۔ عارض کو شاید اسی وقت نیند آئی تھی، لیکن ارحم کے رونے کی آواز سن کر بجائے اسے پکڑنے کی مجھے کہنے لگا، نور پلیز اسے چپ کرواؤ، مجھے صبح آفس جانا ہے۔ میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے اسے پکڑ لو، دیکھ نہیں رہے میری کیا حالت ہو گئی ہے؟ کہنے لگا بس بھی کرو، یہ بچے سنبھالنا میرے بس کی بات نہیں ہے، میں یہ سب نہیں کر سکتا، پکڑو بھائی اسے، عجیب مصیبت ہے، رات کو سونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا تکیہ اور کمبل اٹھایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ارحم روتا ہی جا رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں بیٹھنے سے بھی قاصر تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے پاؤں بیڈ پر ٹکائے
और बहते आंसुओं के साथ मैंने अपने बच्चे को पकड़ा था। उसे सीने से लगाकर मैं भी फूट फूट के रोने लगी थी। क्या ये होती है मर्द की मोहब्बत? ये उसी की औलाद थी जिसे 9 महीने मैंने अपने वजूद का हिस्सा बनाया था। एक मौत के मरहले से गुजरकर उसे बाप का दर्जा दिया था। क्या उसका इतना भी फर्ज नहीं था कि वो मेरी हालत के पेश नज़र ही मुझ पर रहम खा लेता? 40 दिन मैंने कैसे गुजारे थे मैं ही जानती थी। बेशक मेरी सांस बहुत अच्छी थी, लेकिन 10 दिन बाद तो उन्होंने भी मुझसे कह दिया था कि थोड़ा सा तुम भी किचन में चली जाया करो। आरिस को तुम्हारे ही हाथ के नाश्ते की आदत है। मैं नाश्ता बना कर देती हूँ तो वो 100 नुक्स निकालता है। जैसे ही मैंने 40 दिन बाद नहाया, नमाज शुरू की, आरिस का सब्र भी शायद जवाब दे गया था। न उसे मेरा एहसास था, ना ही छोटे बच्चे का। उस दिन अरहम के पेट में दर्द था। वो बार बार सोते हुए भी उठकर रोने लगता। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे रात को सुलाया था। रात के 2 बज गए। मुझे अरहम को सुलाने में लग गए। मैं खुद भी नींद से बेहाल हो चुकी थी। जैसे ही अरहम गहरी नींद में गया, मैं सोने के लिए लेट गई। उसी वक्त आरिस मेरे करीब आ गया। मेरी आंखें नींद से चूर थी। मैंने कहा, प्लीज़ आरिस, मुझे सोने दो। कहने लगा, बको मत, 1 महीने से बस तुम्हारी शक्ल ही देख रहा हूँ। खबरदार जो आज मुझे ज़रा भी नखरे दिखाने की कोशिश की। वो रात मेरी आरिस की हो चुकी थी, लेकिन सोए हुए मुझे 1 घंटा ही गुजरा था कि अरहम उठकर रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे ही उठना पड़ा। मेरा जी चाहा कि कह दूं, क्या सारी कुर्बानियां औरत के लिए ही होती हैं? 6 बजे अरहम का रोना शुरू हुआ और सुबह 9 बजे तक जारी रहा। मैं उसे गोद में लेकर कमरे में चक्कर लगाती रही। तब जाकर वो सोया और मेरी ये हालत थी कि मैं चकराकर गिर जाऊंगी। अरहम को बेड पर लिटाकर मैं कमरे से बाहर निकल गई, क्योंकि सास ने भी रात को कह दिया था कि अब कल से घर तुम्हें ही संभालना है। इसलिए सास ससुर का नाश्ता बना कर दिया। उसके बाद आरिस के ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी। पूरा दिन अब मेरा घन चक्कर बने गुजरने लगा। रात को अरहम सोता तो आरिस अपनी बेताबियों के साथ जाग उठते। कई बार मैं उनसे कह चुकी थी कि मेरा ऑपरेशन हुआ है आरिस, कुछ तो मेरा भी एहसास करें, लेकिन मर्द को इन बातों से शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सामने से मुझे कहते कि फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? कसम से यार, बड़ी जालिम हो तुम। इतना चाहने वाला शौहर है तुम्हारा, और एक तुम हो, उसका जवाब मोहब्बत से देने के बजाय नखरे दिखाती हो। मैं ये सब सुनकर चुप हो जाती थी। दिन रात की जिम्मेदारियां संभालते संभालते मैं थक चुकी थी। अब तो मेरे चेहरे की रौनक भी फीकी पड़ने लगी थी। रात रात भर अरहम मुझे जगाए रखता, दिन दिन भर सोता रहता। दिन भर मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल होने लगे। इस पर आरिस भी मुझे बात बात पर ताने देने लगे। कहने लगे, तुमने भी क्या एक ही बच्चे में इतना वेट गेन कर लिया है? कम ऑन यार, थोड़ा कम खाया करो। तुम्हें पता है ना मुझे मोटी लड़कियों से कितनी चिढ़ है। प्लीज़ खुद को मेंटेन रखा करो। आरिस ना जाने क्यों बहुत चिड़चिड़ा सा होने लगा था। हालांकि घर की बच्चे की जिम्मेदारियों के बावजूद भी मैं आरिस के आने से पहले तैयार ज़रूर होती थी, लेकिन आजकल उसे मुझ में ऐब ही ऐब नज़र आने लगे थे। 1 साल बीत चुका था। अरहम अब पाँव पाँव चलने लगा था, लेकिन आरिस का रवैया बदल चुका था। अक्सर ऑफिस से आते ही खाना खाकर दोस्तों के पास जा रहा हूँ, देर से आऊँगा कहकर चला जाता। मैं कई बार आरिस से कह चुकी थी कि मुझे और अरहम को भी कहीं घुमाने ले जाया करो कभी कभी, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता था। आजकल बहुत बिजी हूँ, ऑफिस के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती। तुम अम्मी अब्बू के साथ चली जाया करो, ये कहकर वो तैयार शैयार होकर दोस्तों में चला जाता। रात को देर से घर आता। कभी कभी तो रात के 2 बजे तक मैं उसका इंतज़ार करती रहती, लेकिन एक बार जब वो घर आया तो उसकी आंखें मुझे नशे से चूर लग रही थी। गाने गुनगुनाता हुआ वो घर में दाखिल हुआ। मैं उस वक्त बहुत गुस्से में थी। वो मुस्कुराते हुए मेरे गाल पर चुटकी काटते हुए कहने लगा, हाय स्वीट हार्ट, कैसी हो जाने मन? ये कहकर कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने घर का मेन गेट बंद किया। कमरे में आते ही दरवाज़ा बंद किया। आरिस से कहने लगी, ये आपने क्या तमाशा लगा रखा है? रोज़ आप 2 बजे आते हैं। ऐसे कौन से दोस्त हैं आपके जो रात भर बाहर आवारागर्दी करते रहते हैं? क्या उनकी बीवियां उनसे कुछ नहीं पूछती? मेरे तपे हुए लहजे को सुनकर आरिस भी बोल उठे। कहने लगे, मतलब क्या है तुम्हारा? सारी रात तुम्हारे पास बैठा करूं? कहीं आने जाने पर भी पाबंदी है मुझे अब? मैंने कहा, आरिस, हर चीज़ की एक हद होती है। सिर्फ दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में रह गए हैं वक्त गुजारने के लिए।
मेरा भी दिल करता है कि आप मुझसे बातें किया करें। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, तुम्हारे पास वक्त ही कब होता है मेरे लिए? जब देखो अरहम अरहम करती रहती हो। मैं तो आरिस की बात सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा, आपको अपने बच्चे से जेलसी है आरिस? वो कहने लगे, ओ यू शट अप नूर, मुझे क्यों अपने बच्चे से जेलसी होगी? मेरी मसरूफियात बढ़ गई हैं, ऑफिस से थका आता हूँ, मुझे रिलैक्स चाहिए होता है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाता हूँ। अब तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं है। ये कहकर वो अपने कपड़े चेंज करके सो गया। अगले ही रोज़ जब मैं उसके कपड़े धोने लगी तो उसकी शर्ट की पिछली तरफ लिपस्टिक का निशान देखकर मेरे होश उड़े थे। मैंने वो शर्ट वैसे ही रहने दी। पूरा दिन मेरा दिमाग गुस्से के मारे खौलता रहा। मुझे याद आने लगा, अब आरिस ने अपने मोबाइल पर पासवर्ड लगा रखा है, पहले कभी नहीं लगाया था। अब वो कमरे में बैठा फ़ोन पर हंस हंस के बातें कर रहा होता है। जब भी मैं कमरे में अरहम को सुलाने के लिए आती तो फ़ौरन से फ़ोन बंद कर देता था। कहता था बाद में तुमसे बात करूँगा। जब मैं पूछती कि किसका फ़ोन है तो गड़बड़ा सा जाता था, कहता था दोस्त का फ़ोन है, फिर बात को बदल देता था। रात को जब आरिस ऑफिस से वापस आया तो खाना खाते ही मुझसे कहने लगा, मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, रात को देर से आऊँगा। मैंने कहा, आज आप कहीं नहीं जाएंगे। वो कहने लगा, तुम्हारा फिर वही रोज़ का तमाशा शुरू हो गया है। वो गुस्से से मुझसे कहने लगा तो मैंने अलमारी से उसकी शर्ट निकाली और उसके मुंह पे फेंक दी। मेरी इस हरकत पे वो कहने लगा, क्या बदतमीज़ी कर रही हो तुम मेरे साथ, ये क्या हरकत है? शर्ट उसके मुंह पर जाकर लगी थी और फिर ज़मीन पर गिर गई। वो गुस्से से मुझे देख रहा था। मैंने वो शर्ट पकड़ी और लिपस्टिक का निशान उसे दिखाया। जैसे ही उसकी नज़र लिपस्टिक के निशान पर पड़ी उसकी तो रंगत उड़ी थी। मैंने कहा, तो ये है वो दोस्त जिससे तुम रोज़ मिलने जाते हो? आरिस, कौन है ये लड़की? वो मुझसे नज़रें चुराने लगा। मेरा लहजा बुलंद हुआ। मैंने कहा, मैं आपसे पूछ रही हूँ, कौन है ये लड़की जो आपके इस हद तक करीब है? मेरी आवाज़ में ना चाहते हुए भी नरमी सी उतर आई थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने कहा, क्या कमी थी मुझ में, मेरी मोहब्बत में, मेरी वफा में, जिसका आपने मुझे ये सिला दिया है? मेरी बात पर वो तंजिया मुस्कुराने लगा, कहने लगा, मोहब्बत? फिर मेरे पास आकर कहने लगा, कौन सी मोहब्बत की है तुमने मुझसे? अपने पास तो तुम आने देती नहीं। शादी के 1 महीने बाद ही तुम्हें बच्चा पैदा करने का शौक हो गया था। मैंने उस वक्त भी तुमसे कहा था कि मुझे लाइफ एंजॉय करनी है। हम खामोशी से एबॉर्शन करवा लेते, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। बच्चे का क्या है यार, 3-4 महीने बाद हो जाता फिर से। लेकिन तुम नहीं मानी, तुम पर तो दीन उतरा हुआ था। बच्चा ज़ाया करना गुनाह है, तुम ये गुनाह किसी कीमत पे भी नहीं करोगी। नूर, अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती ना तो तुम मेरी बात मानती। हम घूमने फिरने जाते, अपनी लाइफ को एंजॉय करते। मेरी औलाद थी ना, फिर हो जाती। लेकिन तुम्हें मेरी बीवी बनने से ज़्यादा माँ बनने का शौक था। फिर वो मुझे बाजू से पकड़कर आईने के सामने ले गया, कहने लगा, देखो खुद को, ये हुलिया है तुम्हारा। कपड़ों से खुशबू के बजाय किचन के मसालों की बू आती है। रात को तुम्हारे पास आओ तो तुम्हें अरहम के उठ जाने की फिक्र सताने लगती है। सुबह जल्दी उठकर अम्मी अब्बू को नाश्ता देने की फिक्र सताती है। सबकी फिक्र है तुम्हें नूर, बस मेरी परवाह नहीं है। और मैं अगर थोड़ी सी दिल लगी करने लगा तो आज तुम सवाल जवाब कर रही हो। मैं तो आरिस की बात सुनकर जितना हैरान होती उतना ही कम था। मैंने कहा, ये घर किसका है? मैं किसके घर को संभाल रही हूँ? किसके माँ बाप को मुझे सुबह नाश्ता देने की फिक्र सताती है? किसकी औलाद को पैदा करने और पालने की खातिर मेरा ये हाल हो चुका है? मेरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी है, मेरे आंखों के नीचे डार्क सर्कल हो गए हैं। मैं रोने लगी। मैंने उसका गिरेबान पकड़कर बुरी तरह से झंझोड़ के रख दिया, यहाँ तक कि उसकी शर्ट के बटन टूट गए। मैंने कहा, मैं इस घर में क्या हैसियत रखती हूँ? मुलाजमा हूँ तुम्हारी, या तुम्हारे माँ बाप की, या तुम्हारी बहनों की, कि जब वो आती हैं तो मैं पूरी पूरी टेबल सजा देती हूँ? और हम सिर्फ मेरा बेटा है, क्या तुम्हारा कुछ नहीं लगता? मैंने कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा घर संभाल रही हूँ, तुम्हारे बच्चे को पाल रही हूँ। तुम होते कौन हो मेरे साथ बेवफाई करने वाले? मैंने कहा, आरिस, मैं उन औरतों में से हरगिज़ नहीं हूँ जो मर्द की इस किस्म की अय्याशी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए उसके साथ रहकर अपनी ज़िंदगी की गाड़ी चला सके। मेरा ये कहना था कि उसने अपना गिरेबान मेरे हाथ से छुड़वाकर मुझे पीछे धकेला।
कहने लगा, ठीक है, जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। तुम्हें अगर यहीं रहना है तो ऐसे ही गुजारा करना होगा, मेरी इसी अय्याशी के साथ, क्योंकि मैं अब आयमा को कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तो आरिस की बात सुनकर चकरा कर रह गई थी। मैंने कहा, ठीक है। मैंने अलमारी में से अपने कपड़े निकाले, बेड के नीचे रखे बैग में अपने कपड़े डालने शुरू कर दिए। ये देखकर आरिस बड़े गुस्से से मेरे पास आया, मुझे बाजू से पकड़कर कहने लगा, सोच समझ के इस घर से कदम बाहर निकालना नूर। अगर तुम यहाँ से गई तो तुम्हारी जगह आयमा ले लेगी, मैं उससे शादी कर लूँगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। हमारे शोर शराबे से अरहम उठ गया। अब वो रोए जा रहा था, लेकिन मैंने उसे चुप नहीं करवाया। मैं खुद भी फूट फूट कर रोने लगी। हम दोनों की रोने की आवाज़ सुनकर मेरी सास कमरे में आ गई। कहने लगी, क्या हुआ है तुम्हें, क्यों रो रही हो बेटा? और अरहम को देखो कितना रो रहा है, क्यों नहीं पकड़ रही हो उसे? मैंने कहा, आपके बेटे ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। क्या बिगाड़ा था मैंने उसका? वो मुझसे पूछने लगी, तुम्हें क्या हुआ है, क्या किया है आरिस ने? मैंने कहा, मेरे होते हुए दूसरी औरतों के पास जाता है। ये सुनना था कि मेरी सास भी गुस्से में आ गई। उन्होंने आरिस को फ़ोन करके उसी वक्त घर पर बुला लिया। ये बात अब मेरे सास ससुर दोनों को पता चल चुकी थी, लेकिन आरिस के ढीठपन का ये आलम था कि मुझे कहने लगा कि तुमने मेरे घर वालों को बता के अच्छा नहीं किया नूर। बात कमरे की हद तक थी, अगर तुम कमरे में ही रहने देती तो ज़्यादा अच्छा होता। आरिस ने गुस्से में आकर मुझे एक तलाक दे दी। कहने लगा, नूर, मैं तुम्हें एक तलाक देता हूँ। ये सुनकर मेरे ससुर ने आरिस के मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ मारा। कहने लगे, ये क्या बकवास की है तुमने, ज़रा सी बात पर तुम बीवी को तलाक दे दोगे? खबरदार जो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तुमने। लेकिन मुझे लगा मेरा सब कुछ टूटकर बिखर गया हो। मैं फ़ौरन उसी हालत में घर से बाहर निकल गई। ना मेरे सर पर दुपट्टा था, ना मेरे हाथ में कोई सामान था, और ना ही अरहम था। मैं रोते हुए तेज़ तेज़ सड़क की तरफ जा रही थी। जैसे ही मैं मेन रोड तक पहुंची, मैंने रिक्शा लिया और अपने घर चली गई। मुझे रात के उस वक्त रोते हुए देखकर मेरे माँ बाप परेशान हो गए। मेरा भाई मुझसे वजह पूछने लगा। मैं अपने भाई के साथ लगकर फूट फूट के रोई। मैंने कहा, मुझे आरिस ने तलाक दे दी। ये खबर मेरे घर वालों पर क़यामत बन के टूटी थी। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ था आरिस के साथ मेरे भाई का। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक तलाक दी है, अगर तुम्हारी बहन ने अपना घर बसाना है तो उसे बोलो शराफत से घर पर आ जाए, वरना 3 महीने बाद दूसरी तलाक भी दे दूंगा। मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन मुझ पर बोझ नहीं है, जहाँ तुमने एक दी है वहाँ बाकी की भी 3 दे दो, लेकिन अब वो तुम्हारे घर नहीं आएगी। अब हर रोज़ मुझे अरहम की याद सताती थी। 1 साल का तो था वो, लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रख लिया, क्योंकि अगर मैं उसे अपने साथ ले आती तो आरिस को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। कोई भी दूसरी औरत किसी का बच्चा नहीं पालती। 15 दिन हुए थे मुझे मायके में बैठे हुए, जब मेरे सास ससुर अरहम को साथ लेकर आए। वो रोए जा रहा था। उसे देखकर मेरा दिल बुरी तरह से तड़पा था। इससे पहले कि मैं उसे लेने के लिए उठती, मेरे भाई ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे नहीं का इशारा किया। कहने लगा, नूर, अपने कमरे में जाओ, इनसे मैं बात करता हूँ। मेरी सास कहने लगी, नूर, हमारे साथ वापस चलो, क्यों हिमाकत कर रही हो? आरिस उस लड़की के साथ शादी कर लेगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर मेरा दिल बेचैन हुआ था। एक बार सोचा कि वापस लौट जाती हूँ, मेरे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं कुछ कहती, मेरा भाई कहने लगा, मेरी बहन ही क्यों कुर्बानी देती रहे? अगर आरिस शादी कर सकता है तो नूर की भी दूसरी शादी हो सकती है। अपने बेटे से कहो बाकी की भी तलाक अभी दे दे। मैं नूर को उसके नाम पर बैठाए नहीं रखूँगा। मेरी सांस रोने लगी। कहने लगी, अरहम की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ ही औलाद की खातिर ऐसी कुर्बानियाँ देती है। मर्द तो ऐसे शौक़ पालते ही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बाज भी आ जाते हैं। मेरे भाई ने कहा, माफ़ कीजिएगा खाला जी, लेकिन हमारे माशरे में आप जैसी माँओं की ऐसी बातों की वजह से ही बेटे बीवी के होते हुए बाहर के शौक़ पाल रहे हैं, क्योंकि उनकी तरबियत आप जैसी माएँ ये सोचकर करती हैं कि लड़का है, अगर ऐसे काम शौक़ में कर भी ले तो कोई बात नहीं। सब्र सिर्फ औरत के लिए नहीं है। जाइए आप यहाँ से। मेरी सास ससुर वापस चले गए। अपने बच्चे के बिना ज़िंदगी तो मेरी भी उदास गुजर रही थी, लेकिन मेरा भाई मुझसे कहने लगा, तुम सब्र करके बैठी रहो, अगर तुम यूं ही चली गई
तो आरिस एक के बजाय 10 औरतों से ताल्लुकात बनाकर दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि उसे लगेगा तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। 2 महीने गुजरने के बाद आरिस मुझे लेने आया था। इत्तफाक था कि दरवाज़ा मैंने ही खोला था। शेव बड़ी हुई थी, आंखें नीचे थी। मुझे देखकर कुछ शर्मिंदा सा भी था। उसे देखकर मैंने दरवाज़ा बंद करना चाहा तो उसने अपना हाथ रखकर दरवाज़ा बंद होने से रोका। नूर, खुदा के लिए मेरी एक बार बात सुन लो। अपना फ़ोन तक तुम नहीं उठा रही हो, वो भी भाई को पकड़ा कर रखा है। मैं पिछले 15 दिन से तुमसे बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा वो भाई दरवाज़ा खोलो नूर, मुझे तुमसे बात करनी है। वो दरवाजे को धकेल कर अंदर आ चुका था। शोर की आवाज़ सुनकर मेरा भाई और मेरे वालिदैन भी अपने कमरे से बाहर आ गए। दरवाजे पर आरिस को देखकर मेरा भाई कहने लगा, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? वो कहने लगा, अपनी बीवी को लेने आया हूँ। ये सुनकर मेरा भाई गुस्से से फुंकार कर बोला, कहने लगा, वो बीवी जिसे रात को तलाक देकर तुमने घर से निकाल दिया था? आरिस कहने लगा, एक तलाक दी थी, 2 की गुंजाइश है मेरे पास। मुझे नूर से बात करनी है, मैं इसे लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मेरा भाई मुझसे कहने लगा, नूर तुम अपने कमरे में जाओ। मैं कमरे में जाने लगी, लेकिन आरिस की अगली बात सुनकर मेरे कदम वहीं जम गए थे। कहने लगा, नूर अरहम बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, मेरा बच्चा मर जाएगा, खुदा के लिए मेरे साथ चलो। ये सुनना था कि मैं तड़प कर पलटी थी। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरे बेटे को? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कहने लगा, जब से तुम गई हो बुखार नहीं उतर रहा उसका, बहुत कमज़ोर हो गया है। मैं फ़ौरन से उसके साथ चली गई। 3 दिन मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल में रही। मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। मैंने उसे गोद में भरकर सीने से लगाया था। मम्मा मम्मा कह रहा था। मैं उसे बेतहाशा चूमने लगी, रोने लगी। 3 दिन में उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। उसे हॉस्पिटल से छुट्टी हुई तो आरिस मुझे घर ले गया। मेरे सास ससुर भी खुश हो गए थे। रात को अरहम के सोने के बाद आरिस मेरे पास आ गया। मेरे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो नूर, मुझे समझ आ गई है नूर, बीवी बीवी ही होती है। हर दूसरे लड़के से दोस्ती करने वाली लड़कियां कभी भी घर नहीं बसा सकती। उन्हें सिर्फ पैसा और अय्याशी ही अजीज़ होती है। मेरा तुमसे वादा है, मैं आइंदा कभी तुम्हारे साथ बेईमानी नहीं करूँगा। मैंने कहा, मैं सिर्फ अपने बेटे के लिए वापस आई हूँ आरिस, आपके लिए नहीं। मेरी बात सुनकर वो बेचैन सा हुआ। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत नाराज़ हो, तुम्हें होना भी चाहिए, लेकिन नूर मुझे हर हाल में तुम्हारे साथ रहना है। 3 महीने होने में चंद दिन बचे हैं, प्लीज़ इनकार मत करना। मैंने उसे इनकार नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए वो मोहब्बत भी नहीं रही थी जो पहले कभी होती थी। वो मेरा पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखता था, लेकिन बदले में मैं उसे वो प्यार नहीं दे सकती थी जिसकी वो मुझसे उम्मीद लगाए हुए था। मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा ही होता है, किसी शीशे की तरह। एक बार दरार आ जाए तो कभी पहले जैसी मजबूती नहीं रहती। मेरी खामोशी आरिस को खलने लगी थी। बार बार कहता, नूर तुम पहले जैसी नहीं रही, लेकिन मैं उसे जवाब नहीं देती थी। मर्द क्यों ये समझता है कि वो कुछ भी कर ले, बीवी उसे माफ़ करके पहले जैसी मोहब्बत देती रहेगी? ऐसा नहीं होता। मैंने उसका घर बसाने की खातिर अपनी नींदें, अपना चैन, अपनी खूबसूरती तक को कुर्बान कर दिया था, और उसने अपनी वफा देने के बजाय एक तलाक दे दी। और होश उस वक्त आया जब उस लड़की ने इससे शादी से इनकार कर दिया। फिर मुझसे पहले जैसी मोहब्बत की उम्मीद क्यों रख रहा था? आप बताएं, क्या औरत ये सब होने के बाद पहले जैसी मोहब्बत कर सकती है?